आज की हमारी जो कहानी है वो एक भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी है। दोस्तों, यकीन मानिए, इस कहानी को सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हम इस रेलवे स्टेशन पर उतरे या नहीं। दोस्तों, एक प्राइवेसी की वजह से मैं उस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर रहा हूं, क्योंकि जिसने मुझे यह कहानी भेजी है उसने स्पष्ट तरीके से कहा है, भाई रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर देना। आइए शुरू करते हैं रेलवे स्टेशन की भूत या कहानी को। यह कहानी 3 दोस्त जिनके नाम दीपक, पंकज और सौरभ है। दीपक, पंकज और सौरभ ये 3 दोस्त थे। रेलवे की एग्जाम देने के लिए रामपुर शहर जा रहे थे। ट्रेन का सफर लंबा था, लेकिन तीनों दोस्त हंसी मजाक में मशगूल थे। रास्ते भर पढ़ाई की बातें, एग्जाम की टेंशन और मस्ती, इन्हीं सब में सफर कट रहा था। ट्रेन तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी और बाहर घना अंधेरा था। खिड़की से झांकने पर सिर्फ काले पहाड़, पेड़ और सुनसान खेत दिखते थे। कुछ देर बाद सौरभ बोला, भाई रामपुर में 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक शहर में और एक गांव में। हमारा एग्जाम सेंटर गांव वाले स्टेशन के पास ही है, तो हम सीधा वहीं उतर जाते हैं। दीपक ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, पर शहर वाले स्टेशन पर ज्यादा चहल पहल रहती है, वहां से होटल या लॉज भी आसानी से मिल जाएगा। पंकज ने सौरभ का साथ देते हुए कहा, अबे मेरे मामा का घर गांव वाले स्टेशन से पास में ही है, वहां ठहरेंगे तो खर्चा भी कम होगा और खाने पीने की टेंशन भी नहीं रहेगी। दीपक को यह बात ज्यादा सही नहीं लगी, लेकिन अकेले क्या करता। 2 दोस्तों ने तय कर लिया था तो उसे भी मानना पड़ा। ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। जैसे ही रामपुर ग्रामीण रेलवे स्टेशन आया, ट्रेन की स्पीड धीमी होने लगी। डिब्बे में बैठे बाकी यात्री अपने अपने सामान संभालने लगे, लेकिन जैसे ही ट्रेन गांव वाले स्टेशन पर रुकी, कोई भी यात्री वहां नहीं उतरा। सिर्फ वही 3 दोस्त थे जो वहां उतरने के लिए उठे। दीपक को यह बात अजीब लगी। आमतौर पर हर स्टेशन पर कुछ न कुछ हलचल रहती ही है, लेकिन यहां माहौल कुछ अलग था। ट्रेन रुकी, तीनों दोस्त अपना बैग लेकर नीचे उतर गए। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया और आगे बढ़ी, तीनों दोस्तों ने इधर उधर देखा, और जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। प्लेटफॉर्म पर दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं था। वहां तक कि कोई कुल्ली, चाय वाला या गार्ड तक नहीं। रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था। वो बल्ब कभी जलता, कभी बुझ जाता, जैसे किसी ने इसे छूकर बंद कर दिया हो। ठंडी हवा के झोंके स्टेशन के सन्नाटे को और भयानक बना रहे थे। दीपक ने धीरे से कहा, यार यह स्टेशन तो बंद पड़ा लगता है। सौरभ हंसकर बोला, अबे इतना ज्यादा सोच मत, रात का टाइम है इसलिए सुनसान लग रहा होगा। लेकिन पंकज के चेहरे पर भी डर झलक रहा था। थोड़ी दूरी पर एक यात्री प्रतीक्षालय था, जहां आमतौर पर लोग बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं, लेकिन यह प्रतीक्षालय किसी भूतिया खंडहर जैसा दिख रहा था। टूटी हुई छत, अंदर से काले पड़े दीवारें और जंग लगी लोहे की बेंच, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहां कोई आया ही नहीं हो। चारों तरफ सिर्फ उल्लू की आवाजें और झिंगुरों की झनझनाहट गूंज रही थी। तभी पास ही कहीं झाड़ियों में हलचल हुई, खड़ खड़ खड़। दीपक ने फौरन उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। सौरभ हंसते हुए बोला, अबे उल्लू होगा, तू तो ऐसे डर रहा है जैसे भूत देख लिया हो। पंकज ने धीरे से कहा, कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, ये स्टेशन सही नहीं लग रहा। दीपक की नजर यात्री प्रतीक्षालय के ऊपर लगी एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। घड़ी की सुइयां रात के 12 पर रुकी हुई थीं। रेलवे स्टेशन के माहौल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत पास आ रही हो। पंकज ने सहमे हुए स्वर में कहा, भाई ये जगह मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही, यहां से निकलते हैं, कुछ भी करके कोई साधन ढूंढते हैं, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। सौरभ और दीपक ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिला दिया। तीनों दोस्त तेजी से रेलवे स्टेशन से बाहर निकले और आसपास साधन तलाशने लगे, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनके डर को और बढ़ा दिया। स्टेशन से बाहर निकलते ही चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। सड़क के नाम पर सिर्फ कच्चा रास्ता दिख रहा था और दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं था। न कोई ऑटो, न रिक्शा, न बस, कुछ भी नहीं। हर चीज मानो ठहर गई थी। दीपक ने थोड़ा घबराते हुए कहा, भाई ये तो बहुत ही अजीब जगह है। पंकज बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा।
चारों तरफ खेत ही खेत थे। कोई दुकान या होटल भी नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन के बाहर लगे बोर्ड पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने इसे पढ़ा ही न हो। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो तीनों दोस्त वापस उसी रेलवे स्टेशन पर आ गए। सौरभ ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अबे यहां से निकलना तो नामुमकिन है। ऐसा करते हैं, प्रतीक्षालय में बैठ जाते हैं, सुबह जैसे ही उजाला होगा हम आगे बढ़ेंगे। दीपक और पंकज ने उसकी बात मान ली। तीनों दोस्त धीरे धीरे कदम रखते हुए प्रतीक्षालय में आ गए। यह प्रतीक्षालय कम और भूतिया खंडहर ज्यादा लग रहा था। छत के आधे से ज्यादा हिस्से में दरारें पड़ चुकी थीं। लकड़ी की बेंचें जगह जगह से टूटी हुई थीं। दीवारों पर पुराने और घिसे हुए पोस्टर चिपके थे, जिन पर कुछ शब्द धुंधले पड़ चुके थे। सबसे ज्यादा डरावना था छत से उल्टा लटका एक फटा हुआ बोर्ड, जिस पर कुछ अजीब सा लिखा था, जो यहां रुकेगा वह कभी नहीं बचेगा। पंकज ने जैसे ही यह पढ़ा उसका कलेजा कांप उठा। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई ये क्या लिखा है? दीपक ने बोर्ड की तरफ देखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा, अबे किसी ने मजाक में लिखा होगा, डर मत। सौरभ ने हंसते हुए कहा, अबे तू ज्यादा सोच मत, बैठ यहां। तीनों दोस्त वहीं बैठ गए और एग्जाम से जुड़ी बातें करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में यह खौफनाक माहौल घूम रहा था। अचानक पंकज को झपकी आने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, तभी पंकज को वहां पर किसी के आने का आभास हुआ। खट 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 खट। उसे रेलवे ट्रैक पर किसी के चलने की आवाज आई। पंकज चौंक कर उठा। उसने नजरें घुमाईं और जो उसने देखा उसने उसकी रूह को झकझोर दिया। ट्रैक पर एक औरत चल रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे कोई बिना हड्डियों वाला शरीर घिसट रहा हो। पंकज ने कांपते हुए धीरे से कहा, भाई देख, उधर देखो। दीपक और सौरभ ने तुरंत रेलवे ट्रैक की तरफ देखा और वहां जो दिखा उसने उनकी सांसें रोक दी। दीपक, पंकज और सौरभ की आंखों के सामने से वह काली साड़ी पहने औरत अचानक गायब हो गई थी। यह सब इतना जल्दी हुआ कि तीनों दोस्त सकते में आ गए। पंकज ने कांपते हुए कहा, भाई अभी तो यहीं थी, कहां चली गई? सौरभ भी अंधेरे में दूर तक देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घना अंधकार उनके देखने की क्षमता को निगल रहा था। रेलवे ट्रैक के किनारे फैला घास फूस हवा में हिल रहा था और दूर कहीं कोई उल्लू लगातार अपनी भयानक आवाज में चीख रहा था। दीपक ने ठंडी सांस ली और कहा, अबे कोई गांव की औरत होगी, इस वीराने में और कौन होगा? पंकज ने धीरे से कहा, लेकिन भाई इस रेलवे स्टेशन पर कोई उतर भी तो नहीं रहा था और ट्रेन भी यहां मुश्किल से 2 मिनट रुकी थी। सौरभ ने पंकज की ओर देखा और कहा, अबे तू ज्यादा दिमाग मत लगा, यहां से निकलने का सोच। तभी दीपक की आवाज आई, भाई मेरा पानी खत्म हो गया है, मैं प्याऊ से पानी भरकर आता हूं। दीपक अपनी पानी की बोतल उठाता है और रेलवे स्टेशन के कोने में बने पुराने प्याऊ की तरफ बढ़ने लगता है। स्टेशन का यह प्याऊ बहुत पुराना था। इसकी दीवारों पर सीलन थी और लोहे का नल जंग से भूरा पड़ चुका था। चारों तरफ धूल और जाले लगे हुए थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि इसे बरसों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। दीपक ने पहले नल खोलकर हाथ धोए, फिर झुककर पानी पिया। पानी में एक अजीब सी गंध थी, लेकिन प्यास इतनी तेज थी कि उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह अपनी बोतल में पानी भरने लगा, सस्सर्रर्रर की आवाज के साथ वहां पर कोई हल्की आहट हुई। दीपक ने नजरें घुमाईं और उसकी सांसें रुक गईं। रेलवे ट्रैक पर दिखी वही काली साड़ी वाली औरत अब ठीक उसके पास से गुजर रही थी। उसका शरीर हल्के हल्के कांप रहा था, जैसे ठंड में ठिठुर रही हो। उसका घूंघट लंबा था, इतना कि चेहरे की एक झलक भी नहीं दिख रही थी। दीपक ने अजीब सा महसूस किया, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर था। उसकी जुबान फिसल गई। दीपक उस लद्दहकी को छेदते हुए कहता, है अरे मैडम, कहां जा रही हो अकेले अकेले? जरा हमें भी साथ ले चलो। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। दीपक को औरत की यह चुप्पी नागवार गुजरी। वह थोड़ा तेजी से उसके पास पहुंचा और हंसते हुए कहा, अरे मैडम, कोई नाराजगी है क्या? जरा अपना मुखड़ा तो दिखा दो, घूंघट तो हटाओ। और तभी औरत ठिठक कर रुक गई। प्याऊ के नल से पानी टपकने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। टप अप टप। दीपक की धड़कन तेज हो गई। सामने खड़ी वह औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उस लद्दाकी ने दीपक से कहा,
आपको बड़ी जल्दी है मेरा घूंघट उठाने की। आप ही क्यों नहीं उठा देते मेरा घूंघट? उसकी आवाज ठंडी, गहरी और खोखली थी, जैसे किसी कुएं से आती हुई गूंज। दीपक को पहले तो यह मजाक लगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने चुटकी लेते हुए कहा, अरे मैडम, मैं तो आज तक नहीं डरा और मैं डरूंगा भी नहीं। अब घूंघट उठाने की इजाजत मिल गई तो देख ही लेते हैं। दीपक हंसते हुए बोला, अरे मैडम, इतना नखरा क्यों? मैं खुद ही हटा देता हूं। जैसे ही उसने अपना हाथ औरत के घूंघट की ओर बढ़ाया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। घूंघट से ठंडी, गीली, बदबूदार हवा निकल रही थी, जैसे सड़े हुए मांस से आती है। फिर भी दीपक ने धीरे धीरे वह काला घूंघट उठा दिया। उस औरत ने कहा, क्यों, बहुत सुंदर हूं ना मैं? मेरे जैसी सुंदर लड्ढधकी दे दी है क्या आपने कभी? यह कहते हुए मुस्कुराने लग गई। उस औरत को देखकर दीपक की आंखें फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। हे भगवान! दीपक का हलक सूख गया, उसकी सांसें अटक गईं। उस औरत ने दीपक से कहा, मैं सुंदर नहीं लगती हूं क्या? सामने खड़ी वह औरत नहीं थी, वह एक दैत्य थी, एक भयानक चुड़ैल। उसका चेहरा जला हुआ था, चमड़ी जगह जगह से पिघली हुई थी। चटाक, मांस के चीथड़े उड़ गए। दीपक की आंखें दर्द से बाहर निकलने को हो गईं। बचाओ! लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। चुड़ैल की भुजाएं लोहे जैसी मजबूत थीं। दीपक तड़पता रहा, लेकिन वह उसकी पकड़ से छूट नहीं सका। छट छट छट! चुड़ैल ने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उसकी पूरी पीठ की खाल खींच ली। दीपक की दिल दहला देने वाली चीख पूरे वीरान रेलवे स्टेशन में गूंज गई। खून की धाराएं बहने लगीं। मांस जगह जगह से लटक रहा था। अंत में चुड़ैल ने उसकी पूरी पीठ की चमड़ी नोचकर अलग कर दी और जमीन पर फेंक दी। अब दीपक का पूरा शरीर लाल, बहते मांस और हड्डियों का ढांचा बन चुका था। छोड़ मुझे! दीपक ने घुटी आवाज में बुदबुदाया, लेकिन चुड़ैल की खूनी आंखों में बस मौत की प्यास थी। गई। दीपक का सिर ढीला पड़ गया, लेकिन डायन को अभी और खेलना था। उसने दीपक को जमीन पर पटका, उसकी एक टांग पकड़कर खींची और दूसरी टांग को अपने पैरों से दबा दिया। फिर एक जोरदार चढ़ाक की आवाज आई और दीपक का शरीर दो टुकड़ों में बांट गया। खून के फव्वारे रेलवे ट्रैक पर फैल गए। उसके आंतें घिसटकर जमीन पर बिखर गईं। डायन ने उसका मांस नोचकर खाना शुरू कर दिया। उसके फेफड़े और दिल को अपने नुकीले दांतों से चीर दिया। वो खून को ऐसे चूस रही थी जैसे कोई इंसान गन्ने का रस पीता हो। उसकी हर एक चबाने की आवाज दिल दहला देने वाली थी। जब वो तृप्त हो गई, उसने दीपक के छोटे छोटे टुकड़े रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए और सिर उठाकर तेज, कर्कश आवाज में हंसी। हाँ 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 हाँ। उसकी हंसी सुनकर रेलवे स्टेशन की पुरानी खिड़कियां खुद ब खुद बजने लगीं। पेड़ की डालियां तेजी से हिलने लगीं। आसमान में बिजली चमकने लगी, लेकिन बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। पंकज और सौरभ अभी भी प्रतीक्षालय में बैठे दीपक का इंतजार कर रहे थे। पंकज बेचैनी से बोला, यार, दीपक को गए हुए बहुत टाइम हो गया, अभी तक लौटा क्यों नहीं? सौरभ ने कहा, रुक, मैं देख कर आता हूं। सौरभ पानी की प्याऊ की ओर बढ़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर दीपक की पानी की बोतल पड़ी थी। उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कहीं एक हाथ पड़ा था तो कहीं एक कटा हुआ पैर। उसके गले से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक ठंडी, बदबूदार हवा चली। तभी उसके कानों में पीछे से किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, आज तो एक और शिकार मिल गया है मुझे। सौरभ ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो डायन बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। डायन उसकी तरफ देख रही थी। उसके खून से सने हुए हाथों में दीपक की कटी हुई गर्दन थी। उसके लटके हुए, कटे फटे होंठों पर डरावनी मुस्कान थी। सौरभ चीख पाता उससे पहले ही उस डायन ने अपने कंटीले हाथों से सौरभ की छाती में घूंसा मारा और उसकी पसलियों को फाड़कर उसका दिल निकाल लिया। तुझे किस चीज का डर था रे? डायन ने सौरभ का धड़कता हुआ दिल अपने हाथों से कुचल दिया। अब तो जिंदगी का एग्जाम ही खत्म कर दिया। सौरभ ने छटपटाते हुए आखिरी सांस ली और उसकी गर्दन एक झटके में मरोड़ दी गई। डायन ने उसकी खोपड़ी पकड़कर उखाड़ ली और उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। उसकी लाश के चिथड़े चिथड़े करके पूरे प्लेटफॉर्म पर बिखेर दिए गए। पंकज प्रतीक्षालय में बैठा था कि अचानक उसे एक अजीब सी गंध आई, सड़े हुए मांस और खून की बदबू। फिर उसने देखा रेलवे ट्रैक पर डायन खड़ी थी और उसके हाथ में सौरभ की कटी हुई गर्दन थी।
डायन ने अपनी खून से भरी आंखों से पंकज की ओर देखा। पंकज की सांसें थम गईं, उसका शरीर जम गया, उसके होंठ सूख गए और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंचे तो उन्होंने देखा पंकज रेलवे ट्रैक पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, चेहरा सफेद पड़ा था और शरीर बुरी तरह कांप रहा था। स्टेशन मास्टर ने दौड़कर उसे उठाया। बेटा, होश में आओ। पंकज की धड़कनें दौड़ रही थीं। जब पंकज को होश आया तो उसने खुद को उसी प्रतीक्षालय में पाया। उसकी धड़कनें तेज थीं, कपड़े पसीने से भीग चुके थे। वो उठकर रेलवे ट्रैक की ओर भागा। वहां भीड़ जमा थी। पंकज धक्का मुक्की करता हुआ सबसे आगे पहुंचा और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। दीपक और सौरभ की बुरी तरह कटी फटी लाशें वहां पड़ी थीं। कहीं हाथ पड़ा था, कहीं पैर और कहीं सिर्फ टूटी हुई हड्डियां। उनकी आंखें तक नोच ली गई थीं। पंकज घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। पंकज घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके सामने उसके दोस्तों की फटी हुई लाशें पड़ी थीं, खून से लथपथ, अंग अंग बिखरे हुए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गला सूख चुका था, शरीर कांप रहा था और दिमाग सुन्न पड़ गया था। तभी रेलवे स्टेशन का बुजुर्ग मास्टर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और भारी आवाज में पूछता है, बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्या कर रहे थे? पंकज ने हिचकियों के बीच जवाब दिया, हम 3 दोस्त थे सर, रेलवे की परीक्षा देने आए थे। एग्जाम सेंटर यहीं पास में था, इसलिए रात के सफर के बाद यहीं उतर गए। लेकिन हमें क्या पता था कि ये रात हमारी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। स्टेशन मास्टर उसकी बात सुनकर ठंडी सांस छोड़ता है और कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो पहली बार नहीं हुआ है बेटा। यह ट्रैक खून से रंग चुका है। यहां पहले भी कई लाशें मिली हैं और हर बार मरने वालों की हालत बिल्कुल तुम्हारे दोस्तों जैसी ही होती है, कटी फटी, टुकड़ों में बंटी हुई, खून से सराबोर। पंकज की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन ऐसा कौन करता है? स्टेशन मास्टर की आंखों में अजीब सा डर झलकने लगा। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, यहां एक आत्मा भटकती है जो कभी इंसान थी, पर अब वो सिर्फ एक पिशाचनी है। पंकज का पूरा शरीर सिहर उठा। कौन थी वो और उसे ऐसा बना किसने? स्टेशन मास्टर ने लंबी सांस भरी और कहना शुरू किया, यह किस्सा बहुत पुराना है बेटा। बरसों पहले यहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुरेखा था। देखने में बड़ी सुंदर, मासूम और भोली थी, पर उसकी यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गांव के कुछ दरिंदों की उस पर बुरी नजर थी। एक रात जब वो अकेली थी तो उन्होंने उसे दबोच लिया। उसे रेलवे ट्रैक के पास एक वीरान जगह पर ले गए और स्टेशन मास्टर रुक गया। उसकी आवाज भारी हो गई। पंकज ने देखा कि उसकी आंखें भीग गई थीं। उन्होंने उसके साथ घिनौनी हरकत की, उसे तड़पा तड़पा कर मारा और फिर जिंदा जलाकर इस रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पंकज का दिल धक से रह गया। उसकी रूह कांप उठी। तब से उसकी आत्मा इस रेलवे स्टेशन और ट्रैक के आसपास भटक रही है। वह किसी को नहीं छोड़ती, खासकर उन लड़कों को जो उसे सुंदर कहकर बुलाते हैं या उसके साथ मजाक करते हैं। उसने तुम्हारे दोस्तों के साथ भी वही किया जो उन दरिंदों ने उसके साथ किया था। पंकज की हालत अब गंभीर होती जा रही थी। उसे इस दुनिया की सुध बुध ही नहीं थी। किसी तरह उसे अस्पताल ले जाया गया। पंकज जिंदा तो बच गया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा के लिए डर बैठ गया। डॉक्टरों ने कहा, यह सदमे में है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। और वही हुआ। पंकज गांव लौट आया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, हंसता नहीं था और अकेले में बड़बड़ाता रहता था। रात में अक्सर डर कर जाग जाता और चिल्लाने लगता, वो आ रही है, वो फिर आएगी। कई सालों बाद जब गांव वालों ने रेलवे ट्रैक पर एक मंदिर बनवाया, तब जाकर वहां लाशें मिलनी बंद हुई। लेकिन आज भी जो लोग उस स्टेशन से गुजरते हैं वे कहते हैं कि कभी कभी उन्हें काले घूंघट में एक औरत दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं अगर वो तुम्हें देख ले तो बचने का कोई रास्ता नहीं। और कुछ अब भी रेलवे ट्रैक पर एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी।